कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि 1899 में एक इमिग्रेशन शिप जिसमें 1400 पैसेंजर थे लंदन से न्यूयॉर्क की ओर जा रही थी। ऊपर का हिस्सा अमीर लोगों के लिए था और नीचे का हिस्सा गरीब के लिए। हालांकि इन लोगों की सोसाइटी में पोजीशन अलग अलग थी, लेकिन मकसद एक था, इंग्लैंड की दुखद जिंदगी को छोड़कर अमेरिका में नई शुरुआत करना। लेकिन सफर पूरा होने से पहले ही क्रू मेंबर्स को लगातार एसओएस सिग्नल मिलते रहे, जिसमें सिर्फ कोऑर्डिनेट्स थे। वहां पहुंचने में सिर्फ 7 घंटे लगते। कैप्टन अलर्ट हो जाता है क्योंकि 4 महीने पहले इसी रूट पर उसकी कंपनी की एक और शिप प्रोमीथियस गायब हो गई थी और हजारों पैसेंजर का कोई सुराग नहीं मिला। कैप्टन को लगता है कि ये वही शिप है और सभी पैसेंजर्स की नाराजगी के बावजूद भी दिशा बदलने का ऑर्डर दे देता है। अमीर पैसेंजर नाराज हो जाते हैं, कहते हैं कि जो शिप 4 महीने पहले गायब हो गया उसके लोग अब तक बचे नहीं होंगे। लेकिन कैप्टन अपने डिसीजन पर अड़ा रहता है और जब वहां पहुंचते हैं तो सामने वही प्रोमीथियस होती है। लेकिन शिप पूरी तरीके से अंधेरे में डूबी होती है। कैप्टन एक टीम के साथ लाइफ बोट में उसकी जांच के लिए जाता है, बिना ये जाने कि ये शिप उनके लिए भयानक दुख देने वाली है। जैसे ही वो चढ़ते हैं, अंदर एक भी इंसान नहीं दिखता। पूरी शिप बर्बाद हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे 50 साल से छोड़ दी गई हो, ना कि सिर्फ 4 महीने से। और सबसे अजीब बात यह है, टेलीग्राफ मशीन पूरी तरीके से टूटी हुई थी, तो फिर सिग्नल आया कहाँ से? तभी एक गोल्डन बीटल जमीन पर चलती दिखती है और सबको एक कैबिनेट की ओर ले जाती है। जब वो दरवाजा खोलते हैं तो अंदर एक छोटा लड़का बंद था। कोई एक्सप्रेशन नहीं, कोई बात नहीं, बस एक हाथ में ब्लैक ट्रायंगल। डॉक्टर मोरा उस बच्चे को अपनी शिप पर ले आती है। उसी पल से अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। सभी कंपास फेल हो जाते हैं और कैप्टन को एक कमरे से आवाज आने लगती है। जब कैप्टन उस कमरे का दरवाजा खोलता है तो अपनी मरी हुई बेटी को देखता है, जो 2 साल पहले जलकर मर गई थी। लेकिन अचानक सब गायब हो जाता है और कमरे में सिर्फ राख बचती है। कैप्टन गोल्डन बीटल को फॉलो करता है और फायरप्लेस के अंदर एक सीक्रेट पैसेज मिलती है। सीधा उसके कमरे में खुलती है और शौक में है, ऐसा रास्ता उसने कभी नहीं देखा था। उसी समय कंपनी से एक अजीब ऑर्डर आता है, प्रोमीथियस को डुबा दो, चाहे कुछ भी हो जाए। कैप्टन कंफ्यूज है, लेकिन कोयला भी खत्म हो रहा है, इसलिए वह तय करते हैं कि दोनों शिप को लेकर वापस लंदन लौटें। लेकिन तभी समुद्र में घना कोहरा फैल जाता है, दोनों शिप रुक जाती हैं। सच जानने के लिए कैप्टन और मोरा दोबारा प्रोमीथियस पर जाते हैं। वहाँ एक पैसेंजर लिस्ट मिलती है और इसी के साथ कुछ पैसेंजर रहस्यमय तरीके से मरने लगते हैं। उनके शरीर पर कोई चोट नहीं, सिर्फ ऐसे पड़े होते हैं जैसे नींद में बने हो। इससे शिप पर डर का माहौल बन जाता है। गरीब पैसेंजर विद्रोह कर देते हैं। उनका मकसद होता है कि कंट्रोल लेना और जल्दी से अमेरिका पहुंचना, क्योंकि अब कैप्टन पर भरोसा नहीं रहा। सबको लगता है इसका कारण वही रहस्यमय लड़का है, इसलिए उसकी तलाश शुरू हो जाती है। मोरा सबसे पहले लड़के को ढूंढती है, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं बोलता, बस गोल्डन बीटल छोड़ता है जो दरवाजा खोलता है। लड़का मोरा को लेकर कैप्टन की सपोर्ट करने वाली टीम से मिलता है। तभी बेकाबू भीड़ वहां पहुंच जाती है और लड़के को जबरदस्ती ले जाने की कोशिश करती है। भीड़ में कोई लड़के को समुद्र में फेंक देता है। मोरा हैरान और कैप्टन लड़के की लिस्ट से मोरा की पहचान कर शक करता है। मोरा कहती है कि उसे कुछ याद नहीं। तभी अलमारी से तेज रोशनी निकलती है। लड़का फिर बाहर आ जाता है। इस चमत्कार को देखकर सपोर्टर्स भी डर जाते हैं। लड़के को वापस अलमारी में बंद कर दिया जाता है और मोरा पर बंदूक तान दी जाती है। लेकिन जैसे ही गोली चलती है, टाइम रुक जाता है। सिर्फ मोरा ही हिल पा रही थी और वो हवा में रुकी हुई गोली निकाल लेती है। लड़का फिर अलमारी से बाहर निकलता है, मोरा का हाथ पकड़कर भागने लगता है। तभी अलार्म बजता है। सभी लोग बिना कुछ बोले एक एक करके समुद्र में कूदने लगते हैं। मोरा पूछती है, ये सब क्या है? लड़का कागज पर लिखता है, दे आर लिसनिंग। फिर पहली बार बोलता है। लड़का फिर से एक सीक्रेट रास्ते से जाता है। पीछे पीछे मोरा और उसका गोल्डन बीटल भी जाता है। वह एक अजीब से मैदान में पहुंचते हैं जहाँ गेट हवा में लटका रहता है और लड़का कहीं नजर नहीं आता। मोरा को एहसास होता है कि वो लंदन में अपने पुराने घर में है। वहां अंदर जाते ही जहां अचानक उसका पति प्रकट हो जाता है, पूछता है, तूने वो चीज कहाँ छुपाई है? और फिर अचानक गायब हो जाता है। मोरा को एक चेयर पर दबा दिया जाता है और उसकी गर्दन में इंजेक्शन दे दिया जाता है। जब वो उठती है तो वो एक बेड पर होती है। कैप्टन उससे पूछता है कि वो कहाँ गायब हो गई थी। तब मोरा सब कुछ बताती है। उसका पति ही शिप कंपनी का मालिक है और वो हमेशा से ब्रेन एक्सपेरिमेंट करता आया है। शायद ये सब उसकी एक्सपेरिमेंट का ही हिस्सा है। शिप पर आत्महत्याएं जारी है। एक पादरी कंपनी से संपर्क करता है, लेकिन जवाब आता है, सिर्फ डूबो।
वो ये खबर डिप्टी कैप्टन को बताता है, लेकिन वो असल में मोरा के पति का प्लांटेड एजेंट होता है। वो पादरी को बेहोश कर देता है और अलार्म की आवाज के साथ लोगों की आत्महत्याएं बंद हो जाती हैं। अब शिप पर कुछ लोग बचे हैं। डिप्टी कैप्टन कैप्टन को मैसेज देता है। तभी एक अजनबी आता है। वो कहता है डुबोने की बात तो इस शिप के लिए है, प्रोमीथियस के लिए नहीं। उसका नाम डैनियल है और वो किसी और शिप से तैर कर आया है। वो और लड़का मिलकर मोरा के पिता की योजना को रोकना चाहते हैं। इस बीच ही मोरा का पति मॉनिटर पर सब कुछ देख रहा होता है और ऑर्डर देता है कि लड़कों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। मोरा और कैप्टन एक और टनल से होकर पुराने किले जैसी जगह पर पहुंचते हैं, जो उसकी माँ का बनाया गया पागलखाना था। वो दीवार को हटाते हैं और पता चलता है कि ये जगह असल में शिप के अंदर की ही है, कोई टाइम ट्रेवल नहीं हुआ है। तभी दीवार से अजीब चीजें निकलने लगती हैं। जब मोरा उसे छूने वाली होती है तो डैनियल उसे रोकता है। कैप्टन को शक होता है कि डैनियल सब जानता है और उसे बंद करने की कोशिश करता है, बट डैनियल उसे किसी डिवाइस से जंगल में ट्रांसपोर्ट कर देता है। गन अब मोरा के पास है। डैनियल उसे बताता है कि वो दोनों पति पत्नी हैं और शादी 12 साल पहले हुई थी, लेकिन मोरा को कुछ याद नहीं। मोरा डिवाइस ले लेती है और डैनियल को बंद कर देती है, लेकिन जैसे ही वो बाहर जाती है हवा में गन फेंकती है। उसके सामने ही हवा में दरार पड़ जाती है, जैसे एक गिलास की दीवार हो। वो उसे तोड़ती है और पीछे फिर से शिप की दीवार होती है। उसका हर एक मूव उसका पिता मॉनिटर कर रहा होता है। दूसरी तरफ कैप्टन जब वापस लौटता है तो खुद को एक जैसे कई शिप के बीच में घिरा हुआ पाता है। तभी एक भयानक तूफान आता है, लेकिन कोई भी भाव नहीं चल सकता। मोरा डैनियल का राज जानने के लिए उसके सीक्रेट टनल से जाती है, जहाँ उसे अपना पुराना घर याद आता है। उसे फ्लैशबैक में याद आता है कि लड़का उसी का बेटा है। डैनियल बताता है ये सब एक वर्चुअल रियलिटी प्रोग्राम है जो हर 7 दिन में रीसेट होता है। वे इस जगह पे कई बार मर चुके हैं। सब बंद करने के लिए मोरा को अपनी याददाश्त वापसी लानी होगी, क्योंकि सिर्फ उसे ही पता है कि की कहाँ है। तो मोरा को याद आता है कि उसके रॉकेट में एक चाबी है, लेकिन पिता लड़के को पकड़ लेता है और डील करता है बेटे के बदले चाबी दो। डैनियल मोरा को वहीं रोकता है और उस खुद इस काम को करने जाता है। थोड़ी देर बाद प्रोग्राम खत्म हो जाता है। शिप एक बड़े व्हर्लपूल में गिरती है। शिप फिर से ऊपर आती है और सभी पैसेंजर जिंदा मिलते हैं। मोरा सबके सामने चाबी दिखाती है और कहती है इससे ही बाहर निकला जा सकता है, लेकिन बाकी सब कन्विंस नहीं होते, सिर्फ कैप्टन मदद करता है। उधर डैनियल कोड चेंज कर देता है और मोरा के पिता की मॉनिटरिंग बदल देता है। पिता गुस्से में डिप्टी को भेजता है तो वो मोरा को पकड़ लाता है। और फिर चौंकाने वाला सच ये सामने आता है कि पूरा प्रोग्राम सिर्फ मोरा ने बनाया होता है, क्योंकि वो अपने मरते हुए बेटे की सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर पाई थी। उसने ये प्रोग्राम बनाया ताकि उनका परिवार हमेशा साथ रहे। जब मोरा बेहोश हो जाती है, डैनियल कोड हैक कर लेता है और रूल्स बदल देता है। अब चाबी काम नहीं करती और वर्चुअल वर्ल्ड टूटने लगता है। डैनियल मोरा को उठाता है और नया प्रोग्राम शुरू कर देता है। इस बार की चाबी है मोरा की वेडिंग रिंग। रिंग लगाने पर मोरा असली दुनिया में जागती है और देखती है कि सब लोग अभी भी वीआर मशीन से जुड़े हुए हैं। बाहर देखने पर असीम स्पेस फैला हुआ होता है। शिप मशीनें खुद स्टार्ट हो जाती हैं और प्रोमीथियस प्रोजेक्ट की पहली स्टेज पूरी हो जाती है। अब है 2099 का समय और 1899 का पहला सीजन खत्म हो जाता है।